ड्रेगो और वैलेंस के द्वारा दिया गया एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के सहायता से अपन किसी भी अम्ल और क्षार के बीच में होने वाले रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 1939 में अपना पेपर पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने ये एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया और विभिन्न क्षार और अम्लों की जो कुछ वैल्यूज है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, उसके बारे में विस्तार से पब्लिश करवाया। ये वास्तव रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कैलकुलेशन होती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, और हार्ड एंड सॉफ्टनेस के बारे में जिससे पता लगता है कि कौन कितना हार्ड है और किसका उत्पाद कितना अधिक प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि वो अभिक्रिया के तरीके से पता लगा सकते हैं। आइए अपन यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। ए यहाँ पर एसिड है, बी और बेस है, दोनों मिलकर एक एडक्ट यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर डेल्टा है जिसकी एंथैल्पी है। इसकी एंथैल्पी को अपन बिना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया जिसको अपन ड्रेगो और वैलेंस का फॉर्मूला करते हैं। ड्रेगो और वैलेंस का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर हम वैल्यूज की बात करें, सी यहाँ पर एक और जैसा मैंने कहा एसिड का कोवेलेंट कांस्टेंट है, यानी इसमें कितना सहसंयोजी गुण है उसकी वैल्यू इन्होंने पैरामीटर पे निर्धारित की। सी बी यहाँ पर क्षार का सहसंयोजी स्थिरांक है कि इसमें कितने कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं एक निश्चित पैरामीटर पे। ई ए यहाँ पर अम्ल का आयनिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरांक है, इसमें कितना आयनिक गुण है। यहाँ पर ई भी वही वापस आता है, सॉरी यहाँ पे आयनिक स्थिरांक आना चाहिए, इस आधार पे है। यहाँ पर यदि आपको आयोडाइड है उसको एक आदर्श या स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है। जैसा कि आप हाइड्रोजन का मानक अपचयन बिंदु देखते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता है कि कितनी मानी गई है, इसकी वैल्यू 0.0 वैल्यू मान ली गई है। इसको एक मानक वैल्यू मान दिया गया है, आधार वैल्यू मान ली गई है, जिसकी सहायता से अन्य आयनों का मानक अपचयन बिंदु ज्ञात किया जा सके। इसी प्रकार से यहाँ पर ड्रेगो और वैलेंस ने भी आयोडीन है उसको एक एसिड माना है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, ध्यान देना, और उसकी वैल्यू को 1.00 रखा है। इसकी सहायता से अपन कुछ समीकरण कैलकुलेट करेंगे। अपन बात करें अमोनिया और आयोडाइड के बीच में रिएक्शन हो, यहाँ पर ये एसिड है और ये बेस है। हालांकि वास्तविक रूप से लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के लिए प्रयुक्त किया गया है, लेकिन इसको आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में भी यूज कर सकते हैं, और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है इसकी एंथैल्पी के बारे में हम कैलकुलेट करें। तो आइए यहाँ के बनी इस समीकरण से कैलकुलेट करके देखते हैं। सी ए सी बी ई ए ई बी, यहाँ पर चूंकि ए है उसकी वैल्यू 1 है, अमोनिया की वैल्यू अपने पास है सीबी के रूप में 3.5 ये है, 1 गुणा 1.36 है, 6 1.36 0 8 ये इसकी वैल्यू आती है, जो कि जूल प्रति मोल के अंदर ली जाएगी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आप आयोडीन और बेंजीन के बारे में, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर बेस होगा और ये एसिड होगा। यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि आयोडीन अपने कौन से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसका जो एंटी सिग्मा कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसमें ये बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से आप इसकी
वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी सहायता से, और इसका एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं आज सॉफ्ट एसिड बेस। विद्यार्थियों, अपन ने आज बेस सॉफ्ट एसिड के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न परिभाषाएं इत्यादि के बारे में देखा। अब इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है जो ये अपन ने सिद्धांत पढ़ा है, यह सिद्धांत जो केमिस्ट्री में प्रचलित है उसके वास्तविक रूप से क्या एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एप्लीकेशन लिखा है कि ये कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकता है एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, और वर्तमान केमिस्ट्री में इसका कहाँ यूज है। सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। विद्यार्थी पीटसन 1963 जो इसकी परिभाषा दी थी वो एक बार पुनः आपको याद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कठोर स्पीसीज, चाहे वो सार हो चाहे अम्ल हो, वह कठोर सार या अम्ल से ही बॉन्ड बनाना पसंद करेगा या बॉन्ड बनाने को प्राथमिकता देगा, जिससे कि एक अधिक स्थायी संकुल बन सके। यहाँ पर विद्यार्थियों ने लिखा है यदि हार्ड है यानी एसिड हार्ड है और बेस यानी सार भी हार्ड है तो एक सामान्य बहुत अधिक स्थायी संकुल बनेगा। सामान्यतः कई एक्सेप्शंस हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसका रिवर्स हो, उल्टा हो, यदि अम्ल हार्ड है और बेस सॉफ्ट है तो दोनों का मैचिंग नहीं होता है और जो ये संकुल होने वाला है ये थोड़ा कम स्थायी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहता है कि कठोर संकुल अधिक स्थायी है जबकि उनका नेचुरल स्थायी नहीं है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स जो केमिस्ट्री में है आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करें सिल्वर एक सॉफ्ट एसिड है जबकि उसके साथ मैंने लिया है एक हार्ड बेस फ्लोराइड। इन दोनों का मैचिंग नहीं है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि अपन ने था बिगनिंग इस तरीके से देखा था कि ये घुलनशील नहीं है। मैंने चैप्टर की शुरुआत इनके जन्म में लेकर की थी और आप देख सकते हैं जन्म अत्यधिक घुलनशील है और ये कहने का सीधा तात्पर्य है कि अधिक स्थायी नहीं है। यहाँ पर यदि सिल्वर सॉफ्ट है और आयोडाइड भी सॉफ्ट है, दोनों सॉफ्ट है, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, संकुल बनने वाला है, उत्पाद बनने वाला है वो अधिक स्थायी है और सिल्वर आयोडाइड एक बहुत अच्छा स्थायी उत्पाद बनता है। यानी सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा रहेगा, सॉफ्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, हार्ड का अच्छा रहेगा। विद्यार्थी मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। मुझे अपेक्षा है कि आप इन्हें अपने स्तर पे स्वयं हल कर सकते हैं। जैसे लिथियम आयन और आयोडाइन का कैसा संकुल बनने वाला है, मर्क्यूरी और क्लोराइड का, मर्क्यूरी और आयोडाइड का कैसा बनने वाला है। तो ये इसका पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग अपन देखते हैं। जो सेकंड अनुप्रयोग है वो है उभयतंतु लिगेंडों के संकुलों में उपसंयोजन का अनुमान। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं उभयतंतु लिगेंड। उभयतंतु लिगेंड का तात्पर्य ऐसा है जिन लिगेंडों में एक से अधिक दाता परमाणु हो जो दोनों ही दाता परमाणु केंद्रीय परमाणु से आबंध बनाने की क्षमता रखते हो। उभयतंतु लिगेंड का उदाहरण है जैसे कि साइनाइड है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है। इन दोनों में से कोई भी आबंध बना सकता है। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। इसको अपन साइनेट बोलते हैं, इसको आइसो साइनेट बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है समावेवी, तो एक दूसरे के समावेवी है इसलिए इसके आगे आइसो लगाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है थायोसाइनाइड का। यहाँ पर सल्फर भी लिगेंड हो सकता है तो नाइट्रोजन भी लिगेंड हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित उदाहरणों में आता है और इसके बारे में अपन आने वाले केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। विद्यार्थी इसको थायोसाइनाइड कहा जाएगा। यदि नाइट्रोजन लिगेंड है तो इसका समावेवी हो गया, इसके आगे अपन ने आइसो लगा दिया है। क्योंकि इनका
रासायनिक आणविक सूत्र वो समान है, लेकिन इनकी संरचना भिन्न हो गई है, इसलिए आगे यहाँ पर आइसो लगाया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, दो अलग अलग अम्ल लिए हैं। एक कोबाल्ट एनाइन है, एक प्लेटिनम एनाइन है। क्योंकि प्लेटिनम निश्चित रूप से एक सॉफ्ट एसिड होता है और कोबाल्ट है वो बॉर्डर लाइन पे होता है, लेकिन उसको अपन थोड़ा सा कठोर मान सकते हैं। यहाँ पर थायोसाइनेट्स की अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है और जो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, संकुल बनता है, वहां पर लिगेंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए है कि कोबाल्ट यहाँ पर एक हार्ड एसिड के रूप में उपस्थित है, इसलिए जो बॉन्ड है हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में मजबूत बनता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन प्राथमिक रूप से कोबाल्ट से बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इसका जो दूसरा दाता परमाणु सल्फर है वह सॉफ्ट सार होता है। अब दूसरी भी क्या है प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम की अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर प्लेटिनम से बॉन्ड कौन बना रहा है, बॉन्ड यहाँ पर सल्फर बना रहा है, क्योंकि सल्फर एक सॉफ्ट बेस है और प्लेटिनम भी एक सॉफ्ट बेस है, इसलिए दोनों में आसानी से बॉन्ड बनता है और अधिक स्थायी बॉन्ड बनता है। ये अपने जो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रसायन विज्ञान है, उसके बारे में इन चीजों का पूर्वानुमान लगाने में अत्यधिक यूज होता है। विद्यार्थियों, एक और उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपकी कक्षा 12 से लेकर बीएससी फर्स्ट ईयर और भी विभिन्न रसायन शास्त्र की किताबों में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है कि पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया अपन एलो एल्केन से करवाते हैं तो दो भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी आप देखें तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पोटेशियम एक हार्ड एसिड है, जबकि साइनाइड एक निश्चित रूप से सॉफ्ट बेस है। इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स वो स्थायी नहीं होता है और ये आसानी से टूटा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर लिगेंड का काम कौन करता है, कार्बन। जबकि सिल्वर साइनाइड में सिल्वर एक सॉफ्ट एसिड है और ये भी सॉफ्ट एसिड है, इसलिए अधिक मजबूत आबंध है और यहाँ पर कार्बन और सिल्वर का आबंध नहीं टूटता है, इसलिए यहाँ पर आबंध कौन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है। यहाँ पर जो पहले वाला एक्सप्लेन था अपना संकुलों का स्थायित्व वह लागू होता है और इन दोनों के जो उत्पाद हैं आपने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि इस प्रकार से ये उत्पाद बनता है, यानी तरफ साइनाइड बनता है और एक तरफ आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये भी इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे अपेक्षा है ये चीज जो आपके कहीं कंफ्यूजन रह गई होगी या उसको